नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 7 जून 2025 है और देखो मंडे से मैं पूरा शेड्यूल ठीक कर दूंगा। मंडे से वीडियो आपको लेट नहीं मिलेगा। और आज 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे, लास्ट में एथिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे द हिंदू का, ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड से संबंधित। आज फूड सेफ्टी डे है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बेंगलुरु में जो भगदड़ हुई, स्टैम्पीड हुई, उससे संबंधित। तीसरा आर्टिकल यूएसए में जो माइग्रेशन हो रहा है, 12 देशों से आने वाले माइग्रेंट्स पर यूएसए ने बैन लगा दिया है, तो वो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एथिक्स। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल फूड सेफ्टी से संबंधित है। किससे संबंधित है? फूड सेफ्टी से संबंधित। आज 7 जून है। आज का जो दिन है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। और आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से बैकग्राउंड और बेसिक्स के साथ हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वो भी पॉइंट वाइज फॉर्म में। सबसे पहले मुझे आप एक बात बताइए, आपके सामने देखो एक ग्लास का दूध है। आप उस ग्लास के दूध में क्या देखोगे? आप देखोगे या तो देखो ये ग्लास का दूध बिल्कुल शुद्ध है या फिर ये मिलावटी है। लेकिन देखो कई बार ना चीज़ें इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, बीच में एक ग्रे पोजीशन भी होती है। अगर मिलावट है तो कितनी मिलावट है? क्या वो सेफ मिलावट है? क्या जो मिलावट की गई है वो जानबूझ के किसी पर्पज के साथ में की गई है? समझ रहे हो? ये चीज आपको ध्यान देनी है। 1954 में ना एक एक्ट आया था। उस एक्ट का नाम था, ये देखो, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। 1954 में आया था। और उस समय देखो रेगुलेटर्स ना सिर्फ एक सवाल पूछा करते थे, क्या इस खाने में मिलावट है? अगर खाने में मिलावट है तो इल्लीगल है, और अगर खाने में मिलावट नहीं है तो सेफ है। जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा देखो इस प्रकार से नहीं पता लगाया जा सकता। कुछ चीजें होती हैं जिन पे ध्यान देना जरूरी है। जैसे क्या मिलावट इंटेंशनल है? जैसे देखो किसी ने दूध में मान लीजिए चोक पाउडर मिला दिया, ये शैम्पू मिला दिया, अब ये तो क्लियरली गलत है। लेकिन अब मान लीजिए किसान ने ना कुछ पेस्टिसाइड वगैरह यूज किया और गेहूं में या फिर दाल में ना कोई फंगस आ गया, एफ्लाटोक्सिन नाम का फंगस आ गया। अब किसान ने ये जानबूझ के नहीं किया, लेकिन गेहूं या दाल में पेस्टिसाइड का थोड़ा सा रेजिड्यू जो है वो रह गया। तो फिर ये देखो, ये इंटेंशनल मिलावट नहीं है, ये इंटेंशनल मिलावट नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो सब्जियों के ऊपर स्प्रे किया गया, कीटनाशक स्प्रे किया गया, लेकिन अगर ढंग से सब्जियों को धोया नहीं गया तो जो कीटनाशक है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, उसके कुछ कण ना सब्जियों के ऊपर रह जाएंगे। ये इंटेंशनल मिलावट नहीं है। अब एक और एग्जांपल देता हूं। कई बार ना आइसक्रीम में सिंथेटिक कलर ऐड किया जाता है आइसक्रीम को कलर देने के लिए, और ये अलाउड है लेकिन एक लिमिट के अंदर अंदर। ये चीज भी नहीं देखी जाती। तो चारों सिचुएशन देखो अलग अलग नेचर के थे, बट प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट इन चीजों को कंसीडर नहीं करता था। वो बस ये देखता था कि प्योर है या नहीं है फूड, मिलावट बिल्कुल छोटी सी है, अनइंटेंशनल है, सेफ लिमिट में है, उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता था। फिर देखो 2006 में आया फूड सेफ्टी एक्ट। फूड सेफ्टी एक्ट से ना एक नई बॉडी निकल के आई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये नीचे देखो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो हाईलाइटेड हैं। अब ये जो बॉडी थी ना, इस बॉडी ने बोला कि भाई सिर्फ अडल्ट्रेशन मत देखो, सिर्फ मिलावट मत देखो, आप साइंस का यूज करो, आप डोज भी देखो, मिलावट है तो कितनी डोज में मिलावट है, आप रिस्क एसेस करो कि मिलावट से क्या कोई रिस्क है भी या फिर नहीं है। पहले जहां सिर्फ देखो फूड मिलावटी या फिर नॉन मिलावटी फूड में क्लासिफाई किया जाता था, लेकिन जब ये एक्ट आया 2006 का और बॉडी बनी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसने ध्यान से देखना स्टार्ट किया, कंटामिनेशन है तो कितना है, क्या वो सेफ है या नहीं है। अब इस अथॉरिटी ने ना एक और काम किया, इसने ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अप्लाई किया। मतलब पूरे वर्ल्ड में, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में खासकर फूड सेफ्टी के लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, जो जारी किए जाते हैं कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन के द्वारा। ये क्या है कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन? क्या है ये? देखो WHO एंड FAO की ना जॉइंट इंटरनेशनल कमेटी है।
ये कमेटी डिसाइड करती है कि दुनिया भर में फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड क्या हैं। तो ये कमीशन जो स्टैंडर्ड डिसाइड करता है ना, उन्हीं स्टैंडर्ड्स को इंडिया में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा फॉलो किया गया। समझ गए क्या क्या अडॉप्ट किया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने? जैसे एक टर्म होती है रिस्क बेस्ड अप्रोच। एग्जाम्पल की सहायता से बताऊंगा एक एक चीज आपको। रिस्क बेस्ड अप्रोच मतलब हर केमिकल या फिर जो भी मिलावट है उसको रिस्क के हिसाब से एनालाइज करो। अब सब कुछ हार्मफुल नहीं होता, डोज पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए गेहूं में, बहुत ज्यादा गेहूं में एक छोटा सा पेस्टिसाइड का कण है तो उसे मिलावट नहीं माना जाएगा। तो अपना रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनाओ कि मिलावट से रिस्क कितना है, कितनी डोज में मिलावट है। तो ये पहली टर्म है, स्टैंडर्ड में ये देखा गया। आगे आएगा भी, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं, आगे आएगा, एक सेकंड रुकिए। हाँ, पहला रिस्क बेस्ड अप्रोच स्टैंडर्ड अप फॉलो किया गया। फिर MRL का मतलब होता है मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट। मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट मतलब अगर देखो 1 किलोग्राम फूड ग्रेन में अगर पेस्टिसाइड 0.01 मिलीग्राम है ना, तो भैया सेफ है, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर से बोलूं, अगर देखो 1 किलोग्राम गेहूं में फॉर एग्जांपल 0.01 मिलीग्राम अगर पेस्टिसाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेफ है। मतलब थोड़ा पेस्टिसाइड अलाउड है लेकिन एक सेफ अमाउंट तक। ये होता है मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट, मतलब पेस्टिसाइड जैसी चीजों की मैक्सिमम जो रेजिड्यूज हैं कितने अलाउड हैं। तो ये दूसरा चीज। फिर देखो इवन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ना तीसरे नंबर पे इवन फूड एडिटिव्स की भी लिमिट फिक्स कर दी। जैसे आइसक्रीम में कलर अलाउड है लेकिन ओवरडोज नहीं होना चाहिए, लिमिट फिक्स कर दी कितना कलर वगैरह ऐड किया जा सकता है। फिर है वेटनरी जो ड्रग्स है ना, उनका भी स्टैंडर्ड तय कर दिया गया। वेटनरी ड्रग्स जैसे देखो अब चिकन है या फिश फार्मिंग है, अब उसमें ना एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किसान करते हैं। अब एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, बाद में लोग उन्हें ही कंज्यूम करते हैं, चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, तो वो एंटीबायोटिक्स फिर ह्यूमन बींग्स में भी आ जाते हैं। लेकिन ना फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ना लिमिट फिक्स कर दी कि आप चिकन या फिश फार्मिंग में ना इतना एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो कुल मिला के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ना बढ़िया बढ़िया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ड्रा कर दिए। और अब खाने को सिर्फ मिलावटी वर्सेस नॉन मिलावटी के तौर पे नहीं देखा जाता था, ये देखा जाने लगा कि मिलावट सेफ लिमिट में है या नहीं है। 2020 आते आते तो देखो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ना लगभग डेवलप्ड नेशंस के जो फूड स्टैंडर्ड्स है ना, उनके बराबर फूड स्टैंडर्ड्स इंडिया में ड्रा कर दिए। लेकिन देखो फिर सामने आने लगे चैलेंजेस। कहानी यहां से स्टार्ट होती है। FSSAI ने तो डेवलप्ड नेशंस के मुकाबले के स्टैंडर्ड ड्रा कर दिए, लेकिन यहां पे ना दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई। दिक्कतें इसलिए आने स्टार्ट हो गई, जैसे आपने कोई बिल्डिंग तेजी से खड़ी कर दी लेकिन आपकी फाउंडेशन वीक है, तो लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत आएगी। वैसी ही दिक्कत इंडिया में आई। सबसे बड़ी कमी क्या थी? सबसे बड़ी कमी थी हमारे देश में डेटा की कमी। हमने ये सब चीजें बोल तो दी कि हाँ भाई इतना मिलावट अलाउड है, वो सब चीजें, लेकिन देखो हमने ना कुछ चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया, कुछ चीजों से संबंधित हमारे पास डेटा ही नहीं था। जब आप डॉक्टर के पास में दवा लेने जाते हो तो क्या हर पेशेंट को डॉक्टर सेम डोज देता है? नहीं, डॉक्टर देखता है हर पेशेंट का वेट कितना है, डाइट कितनी दी जा रही है, बॉडी टाइप क्या है, तो उसके हिसाब से फिर डॉक्टर ना डोज डिसाइड करता है कि कैसा डोज दिया जाए। अब देखो एक टर्म होती है एक्सेप्टेबल डेली इनटेक। एक्सेप्टेबल डेली इनटेक मतलब कि एक दिन में आप पेस्टिसाइड का कितना छोटा सा कण कंज्यूम कर लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे हो? तो इस टर्म का नाम क्या है? ये सबसे ऊपर देखिए एक्सेप्टेबल डेली इनटेक। अब देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूं। वेस्टर्न कंट्रीज में ना दिन में अगर कोई सिर्फ 200 ग्राम वीट कंज्यूम करता है तो इंडिया में एक दिन में एवरेज के तौर पे 400 ग्राम वीट लोग कंज्यूम करते हैं। इंडिया इज वीट लवर कंट्री, खास करके नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में। तो देखो अब यूरोपियन कंट्रीज ने अपने स्टैंडर्ड ड्रा किए कि आप एक दिन में इतना इंटेक ले सकते हो। किसके हिसाब से? उनकी डाइट के हिसाब से। तो उनकी डाइट अलग है, हमारी डाइट अलग है। हम ज्यादा वीट कंज्यूम करते हैं
वो कम वीट कंज्यूम करते हैं। तो हम ज़्यादा वीट कंज्यूम करते हैं तो मतलब हम थोड़ा सा एक आधा पार्टिकल ज़्यादा पेस्टिसाइड भी कंज्यूम करेंगे तो उसमें डरने वाली बात नहीं होती। वेस्टर्न कंट्रीज में डरने वाली बात है क्योंकि वो कम वीट कंज्यूम करते हैं, लेकिन इस चीज का इंडिया में ध्यान ही नहीं दिया गया स्टैंडर्ड्स ड्रा करते वक्त। मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्ड तो कॉपी कर लिए वेस्टर्न कंट्रीज के, लेकिन भैया ये भी देखो हमारे देश के लोगों की डाइट अलग है, हमारे देश के लोगों का यहाँ पे क्लाइमेट अलग है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग है, तो ये सब चीजें तो आप कंसीडर करो ना। तो हमारे देश से संबंधित टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज होनी चाहिए थी जो कि नहीं हुई। फिर ना यहां पे एक और टर्म आती है टोटल डाइट स्टडी। टोटल डाइट स्टडी, टोटल डाइट स्टडी क्या होती है? सोचिए आप एक आदमी है महेश। अब महेश सुबह चाय पीता है, फिर नाश्ता, लंच, स्नैक्स, डिनर सब कुछ खाता है। तो टोटल डाइट स्टडी जब महेश की देखेंगे तो ये पता लगेगा उसके पूरे दिन के खाने से कितना केमिकल उसकी बॉडी में जा रहा है। तो टोटल जो डाइट स्टडी है ना, इससे यह पता लगता है कि टोटल एक्सपोजर कितना हो रहा है, किस एज ग्रुप में, किस रीजन में, और उसके डाइट पैटर्न में कितना रिस्क है। लेकिन हमारे देश में टीडीएस संबंधी डेटा है ही नहीं। हमारे देश में ना ये डेटा फ्रेगमेंटेड है, मतलब दूध का अलग से लेंगे, दूध से कितना केमिकल जा रहा है, गेहूं का अलग लेंगे, गेहूं से कितना केमिकल जा रहा है, सब्जियों का अलग लेंगे। लेकिन ये देखो ना पूरे दिन में जो वो डाइट कंज्यूम कर रहा है, दूध, गेहूं, सब्जी, जो स्नैक्स सब कुछ महेश खा रहा है, तो उससे कितना केमिकल कंज्यूम कर रहा है आप ये देखो, आप उसका टीडीएस देखो, टोटल डाइट स्टडी करो, अलग अलग जो फूड प्रोडक्ट हैं उनसे कितना केमिकल जा रहा है वो मत स्टडी करो। वो आप स्टडी करोगे तो फ्रेगमेंटेड डाटा होगा। आप पूरे दिन की जो डाइट है ना वो कंसीडर करो और फिर देखो कितना केमिकल का एक्सपोजर है, उसके बेस पे आप रिस्क डिसाइड करो। फिर नेक्स्ट पॉइंट राइटर बोलते हैं चैलेंज सेकंड है फूड सेफ्टी के मामले में ना कम्युनिकेशन गैप काफी ज्यादा होता है। जैसे देखो कई बार ना एक MLR जो मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट वाला टर्म मैंने आपको बताई थी, अब ना कई बार अथॉरिटीज क्या कर देती हैं, किसी फूड प्रोडक्ट में ना मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट पहले थी मान लीजिए 0.1 मिलीग्राम, पहले थी 0.001 मिलीग्राम, अब इसे बढ़ा के कर दिया 0.1 मिलीग्राम पर किलोग्राम। फर्क थोड़ा सा है, लेकिन ना मीडिया इस चीज को इस प्रकार से दिखाती है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड अब कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, आप जहर खा रहे हो। लेकिन साइंस कहती है 0.01 मिलीग्राम से 0.1 मिलीग्राम तक कोई खास असर पड़ा नहीं है। लेकिन जानबूझ के अथॉरिटीज ना इस लिमिट को ना रिवाइज करती नहीं है। क्यों नहीं करती? उन्हें लगता है कि यार रिवाइज कर दी ना मीडिया गलत तरीके से इंटरप्रेट करेगी और जनता में ना बहुत मिसट्रस्ट आ जाएगा कि अब ये फूड सेफ नहीं है। तो इस वजह से पुराने जो स्टैंडर्ड चले आ रहे हैं ना वही चले आ रहे हैं और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उन्हें रिवाइज ही नहीं कर रही, साइंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रही। अब नई स्टडीज सामने आ चुकी हैं कि इतनी लिमिट सेफ है, बट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हिम्मत नहीं बन रही है कि वो नए स्टैंडर्ड्स रिवाइज कर दें। जैसे एक प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया जाता है MSG मतलब मोनोसोडियम ग्लूटामेट। अब ये फ्लेवर को इंक्रीज कर देता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट मतलब टेस्ट बढ़ा देता है। अब देखो ग्लोबल साइंटिफिक जो सहमति है ना, कंसेंसस है, वो ये कहती है 1971 में जो WHO और FAO की ज्वाइंट कमेटी थी उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ये सेफ है, MSG सेफ है। फिर 1987 में फिर से इसे सेफ करार दिया गया, ADI नोट स्पेसिफाइड मतलब जितना खाना चाहो खा सकते हो, ये सेफ है। लेकिन देखो चाइना, USA, जापान इन्होंने इस साइंटिफिक कंक्लूजन को बिल्कुल मान लिया है और MSG कितना भी हो फूड में उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आप इंडिया का देखिए, आज भी मतलब जो MSG है पहले तो सिर्फ मीट प्रोडक्ट्स में अलाउड था, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारी अथॉरिटीज ने सभी फूड प्रोडक्ट्स में अलाउड कर दिया, बट अभी भी ये लिखा जाता है नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट्स। अब कोई चीज आप लिखोगे ना नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट्स मतलब छोटे बच्चों के लिए ये रिकमेंडेशन में नहीं है, तो फिर देखो लोगों का ना ट्रस्ट घटेगा उस प्रोडक्ट पे, भाई कुछ तो गलत है तभी ये छोटे बच्चों के लिए अलाउड नहीं है। समझ रहे हो? अब ये चीज देखो सभी देशों ने अपना ली है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे देश में अभी भी स्टैंडर्ड पूरा नहीं चल रहे हैं, रिवाइज नहीं किए हैं। जबकि देखो मशरूम, टमाटर, गार्लिक, ब्रेस्ट मिल्क सब में नेचुरली ग्लूटामेट होता है, और जो ये MSG होता है ना ये और जो नेचुरल ग्लूटामेट होता है दोनों सेम ही होता है, कोई खास फर्क होता नहीं है। तो ये MSG सिर्फ एक एग्जाम्पल है। रियल प्रॉब्लम ये है इंडिया में ना पुराने रूल्स को रिवाइज करना थोड़ा स्लो रहता है,
कई रेगुलेशंस तो अभी भी साइंस के अगेंस्ट हो चुके हैं, पर वो अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। रीजन, एक तो अथॉरिटी में ना रेगुलेटरी इनर्शिया है, अरे ठीक है यार जो चल रहा है चलने दो। एक कम्युनिकेशन रिस्क है, मतलब पब्लिक बैकलैश का डर रहता है कि यार हमने रूल्स रिवाइज कर दिए तो ये संदेश जाएगा कि हम सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसलिए पुराने के पुराने चले आ रहे हैं। और जो पर्सनल है ना फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, उनको भी अपडेटेड रिस्क ट्रेनिंग नहीं दी गई है, इस वजह से वो रिवाइज नहीं करते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिनकी मैंने बात की। स्लो पेस है रेगुलेशंस में, साइंटिफिक ऑब्सलीट है, मतलब पुराने हो चुके हैं, साइंस के अगेंस्ट हैं कई सारे, तो रेगुलेटरी इनर्शिया है, पब्लिक बैकलैश का डर है। लास्ट में वे फॉरवर्ड की बात आती है। वे फॉरवर्ड में कुछ पॉइंट दिए जाते हैं, जैसे देखो इंडिया स्पेसिफिक रिसर्च में ना इन्वेस्ट करो, टॉक्सिकोलॉजी लैब्स मजबूत करो, लोकल डाइट्स में कितना एक्सपोजर है उस पर स्टडी करो, रिस्क कम्युनिकेशन इंप्रूव करो। अगर कोई डेटा रिवाइज किया जाता है ना तो उसको क्लियरली रिवाइज किया जाए, बोलो कि हमने रिवाइज कर दिया है लेकिन अभी भी कोई रिस्क नहीं है, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो पर्सनल हैं उनकी रेगुलर वर्कशॉप हो, कोडेक्स और इंटरनेशनल जो केस स्टडीज़ हैं उनकी सहायता से उन्हें ट्रेन किया जाए, और जो ओल्ड स्टैंडर्ड्स हैं ना रेगुलरली उनको अपडेट किया जाए। लेटेस्ट साइंटिफिक जो स्टडीज़ हैं ना उनके आधार पे स्टैंडर्ड्स को चेंज किया जाए। फिर लास्ट में देखो राइटर बोलते हैं ट्रस्ट तभी बनता है जब डिसीजंस ओपनली एक्सप्लेन हो। तो जो भी डिसीजन लिया जाए उनको एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, जो भगदड़ मची बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर, और उस भगदड़ की वजह से 11 लोगों की जान चली गई, इस मुद्दे से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से, और देखो एथिक्स में ना केस स्टडी में भी इस प्रकार की केस स्टडी दी जा सकती है कि आप लोकल कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, आपके सामने ये सिचुएशन है, आप कैसे हैंडल करोगे। हुआ क्या, आईपीएल में ना आरसीबी टीम ने ना 18 साल के बाद टाइटल जीता। अब देखो आमतौर पे जब कोई टीम जीतती है ना, होता क्या है, फिर परेड वगैरह होती है लोकल सिटी में और प्लेयर्स को सम्मानित किया जाता है, फेलिसिटेट किया जाता है। लेकिन देखो पुलिस इसके लिए तैयार नहीं थी। अब तैयार क्यों नहीं थी, उसके देखो रीजंस हैं। पहली तो बात, जो ये स्टेडियम है इसमें कैपेसिटी है 33,000 और लोग आ गए 2.5 लाख, 2.5 लाख लोग आ गए फेलिसिटेशन समारोह का हिस्सा बनने के लिए। अब वैसे देखो शाम को आरसीबी टीम के जो मैनेजर थे उन्होंने परमिशन मांगी पुलिस से कि हम ये इवेंट करना चाहते हैं। पुलिस ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं करना भैया, हमारे पास में अभी उतना पुलिस बल नहीं है और तैयारी नहीं है, इसलिए आप ये इवेंट नहीं कर सकते। लेकिन देखो शायद पॉलिटिकल प्रेशर के चलते अगले दिन फिर आरसीबी की टीम ने अनाउंस कर दिया ट्विटर पे कि देखो 10 बजे फॉर एग्जांपल इवेंट होने वाला है, और 9 बजे तक तो देखो वो सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे था कि इवेंट होने वाला है। वो वायरल हो गया तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होने लगे। अब देखो हुआ क्या, सेम दिन सेम समय पे थोड़ा सा बाद 1 घंटा बाद टीम को फेलिसिटेट किया जाना था कर्नाटक में ही, जो कर्नाटक की स्टेट असेंबली है ना बेंगलुरु में, वहाँ पे आरसीबी की टीम को फेलिसिटेट किया जाना था। आप पूछोगे सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ गया ना, स्टेट असेंबली में भी फंक्शन है, आधी पुलिस वहाँ पे डिवाइड हो गई, आधी पुलिस स्टेडियम के बाहर डिवाइड हो गई। अब देखो रात से पुलिस एक्टिव थी, प्लेयर्स आएंगे वहाँ पे, एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, उनको होटल ले जाना, उनका ट्रांसपोर्ट, तो पुलिस बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड थी। इन चीज़ों को कंसीडर ही नहीं किया गया, भाई इतने लोग आ जाएंगे, पुलिस ओवर स्ट्रेस्ड है, नंबर ही नहीं है पुलिस का इतना कि वो इतनी सारी क्राउड को हैंडल कर सके। तो देखो राइटर बोलते हैं ये तो देखो एक ऐसा हादसा है जिसे ना क्लियरली प्रिवेंट किया जा सकता था। ये हादसा क्यों हुआ, ये हादसा हुआ कम्युनिकेशन गैप रहा पुलिस और शायद जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बीच में, या फिर जो ऑफिशियल्स हैं, आरसीबी टीम के मैनेजर्स हैं, इवेंट मैनेजर्स हैं, उनके बीच में कंप्लीट कोऑर्डिनेशन रहा ही नहीं। क्राउड को मैनेज करने के लिए सेफ्टी चेक जितने होने चाहिए थे उतने हुए ही नहीं। देखो ये जो क्रिकेट मैच होता है ना, अब होता किस लिए है, जनता को यूनाइट किया जा सके, उनका मूड अपलिफ्ट किया जा सके, उनको इंस्पायर किया जा सके। लेकिन ये इवेंट अगर दुख के इवेंट बन जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, तो देखो बहुत बुरी बात है। अब इस पूरी घटना से ना लेसन्स लर्न किए जाने चाहिए
कि भीड़ वाले इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, प्रॉपर सेफ्टी चेक्स के साथ, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ में इनको ऑर्गेनाइज करना है। हमारे देश में देखो ये स्टैम्पीड की पहली घटना नहीं है, आप देखते रहते हो हर 3-4 महीने में कहीं ना कहीं स्टैम्पीड तो मची जाती है। देश में इतनी सारी पॉपुलेशन है, अब वो इकट्ठा होते हैं लोग तो उसको हल्के में लिया जाता है, लेकिन बार बार ऐसे हादसे होते हैं और कोई सबक नहीं लिया जाता। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो जरूर तय होनी चाहिए। अभी क्या है, जो आरसीबी टीम है, कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन है, इसके अलावा जो इवेंट मैनेजर है डीएनए इवेंट जिसने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, इनके ऑफिशियल्स को गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है। इवन जो बेंगलुरु में कमिश्नर ऑफ पुलिस थे उनको हटा दिया गया है, नए ऑफिसर को कमिश्नर ऑफ पुलिस के तौर पे तैनात किया गया है। तो ये स्टेप्स तो लिए गए हैं, लेकिन देखो हम तभी जागते हैं जब कोई घटना हो जाती है, पहले नहीं जागते। इवन जो कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं DK शिव कुमार, वो भी देखो दोनों इवेंट में उनको मौजूद रहना था, दोनों इवेंट में, चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर और चिन्नास्वामी स्टेडियम में और विधानसभा में भी। तो पॉलिटिशियंस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यूएस के द्वारा कुछ देशों से आने वाले लीगल माइग्रेंट्स पे भी बैन लगाने से संबंधित है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ना 12 देशों से आने वाले जो माइग्रेंट्स हैं ना उन पे बैन लगा दिया कि 12 देशों से माइग्रेशन नहीं हो सकता। ये लिस्ट है 12 देशों की, अफगानिस्तान, चैड, कोंगो, इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया। हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मेनली यूएस ने ये बैन क्यों लगाया है, गलत है, वो सारे एस्पेक्ट्स हमें पता होने चाहिए। और कुछ देशों से जो माइग्रेंट्स आते हैं उन पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई यूएसए के द्वारा। अब राइटर देखो यहाँ पे एक बात बोलते हैं। पहली तो चीज़, यूएसए के राष्ट्रपति ये बोलते हैं इससे ना एक तो यूएसए में क्राइम कम होगा, और दूसरा वो लोग जो वीज़ा को ओवरस्टे कर जाते हैं, मान लीजिए 1 साल के लिए वीज़ा मिला और 1.5 साल तक रुक गए, तो जो वीज़ा ओवरस्टे कर जाते हैं उन लोगों पे लगाम लगाने में सहायता मिलेगी। राइटर बोलते हैं ये इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। कैसे? अब देखो जो यूएसए के एलाय कंट्री हैं, जो यूएसए के दोस्त हैं, जैसे इजिप्ट है, स्पेन है, अब इन देशों से ज़्यादा लोग ओवरस्टे करते हैं वीज़ा पर। जैसे आंकड़ा भी दिया हुआ है कि जैसे इजिप्ट और स्पेन जैसे देशों से 20,000 लोगों ने वीज़ा को ओवरस्टे किया, जितने का वीज़ा मिला था ज़्यादा समय तक रहे। जबकि चैड एक कंट्री है, वहाँ से सिर्फ 400 लोगों ने वीज़ा ओवरस्टे किया, लेकिन उसको लिस्ट में डाल दिया। और यूएसए के जो एलाय कंट्री है, स्पेन, इजिप्ट, जहाँ से ज़्यादा लोग ओवरस्टे करते हैं उनको लिस्ट में नहीं डाला। अब दूसरी चीज़, अब देखो ये जो अफ़गानिस्तान है, हैती है, ये ना वो देश है जहाँ पे यूएसए ने जहाँ पे इंटरवेंशन किया, यूएसए की वजह से जहाँ पे युद्ध हुआ, यूएसए की वजह से वहाँ पे हालात ख़राब हुए। जैसे अफ़गानिस्तान है, अब अफ़गानिस्तान में यूएसए 20 साल तक रहा, तालिबान के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, फिर भाग के आ गया। अब देखो बहुत सारे अफ़गानिस्तान के लोगों ने ना यूएसए का साथ दिया था तालिबान के अगेंस्ट लड़ाई में। अब मान लीजिए वो लोग अमेरिका में आना चाहते हैं तालिबान से अपनी जान बचाने के लिए, तो अमेरिका बोलेगा नहीं, मैं तुमको नहीं आने दूंगा। भाई युद्ध तुमने किया अफ़गानिस्तान में जाके, तुम्हारी वजह से लड़ाई हुई, लेकिन अब तुम बोलते हो कि तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, ये तो गलत है ना। और ये ट्रंप ने पहली बार नहीं किया। ट्रंप ने देखो अपने पिछले कार्यकाल में भी ऐसा ही किया था कि 7 मुस्लिम मेजोरिटी वाले जो देश थे ना, वहाँ से इवन लीगल माइग्रेंट्स नहीं आ सकते, उन पे बैन लगा दिया था। तब एयरपोर्ट पे कैओस क्रिएट हो गया था, बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। और अब ट्रंप एक बार फिर से ऐसा ही कर रहे हैं। इवन देखो मैक्सिको से आने वाले जो माइग्रेंट्स हैं उन पे बैन लगा दिया है। और इसके अलावा 3 देश जैसे हैती, वेनेजुला, यहाँ से जो लोग आते हैं ना उनको टेम्परेरी लीगल रेजिडेंसी यूएस पहले देता था, अब उसे ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएसए में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़ा रद्द किए गए हैं। उन पे आरोप है कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलत बोला, जैसे जूस के अगेंस्ट बोला या हमास के पक्ष में बोला, मतलब ऐसी चीज़ें हैं। कुछ बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़ा रद्द किए गए हैं। इसके अलावा
ट्रंप ने यह भी बोला यूएस एम्बेसीज को, जैसे इंडिया में यूएस की एम्बेसी है, कि भैया तुम और ज़्यादा लोगों को अभी फिलहाल वीज़ा मत दो, और वीज़ा देने से पहले ये ज़रूर देखो, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल ज़रूर चेक करो, कहीं वो पर्सन जिसको तुम वीज़ा देने जा रहे हो वो यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो काम नहीं करता। तो ये यूएस के राष्ट्रपति ने किया है हाल फिलहाल में। राइटर बोलते हैं देखो, किसी समय में ना यूएसए की पहचान थी, यूएसए प्लूरलिटी बोलने में दिक्कत होती है, प्लूरलिटी वाला देश है, ओपन सोसाइटी है, यहाँ पे हर कोई अलाउड है, जो पैसा कमाना चाहता है, जिसकी वैल्यूज सेम है वो अलाउड है यहाँ पे। ऐसा देश की इमेज हुआ करती थी यूएसए की। यूएसए तो ऐसा ही इस्टेब्लिश हुआ ना, कोई यूएसए कोई महान सिविलाइजेशन थोड़ी है इंडिया की तरह। यूएसए में तो वो लोग गए थे ना जो यूरोप से भाग के गए थे, तड़ी पार थे कुछ लोग तो, जिनकी वैल्यूज सेम थी, जो पैसा कमाना चाहते थे, वो यूएसए में आके बसे। तभी तो यूएसए इतना ज़्यादा प्लूरल कंट्री है, अलग अलग सेक्शंस के लोग रहते हैं। बट ऐसा लगता है कि अब वो प्लूरलिटी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और ट्रंप का ये कहना कि इमिग्रेंट्स क्राइम लेके आते हैं, ये बात सही नहीं है, बल्कि यूएस को तो बनाया ही इमिग्रेंट्स ने है। आप इंडिया का एग्जांपल लीजिए, इंडिया से कितने सारे लोग यूएसए में गए हैं, सुंदर पिचाई टाइप के, सत्य नडेला, उन्होंने यूएसए को कैसे बनाया है आप वो देखिए। वो बात यूएसए भूल रहा है, वो बात ट्रंप भूल रहे हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कि इस प्रकार से ट्रंप जीनोफोबिया से ग्रस्त हैं, कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, ये जीनोफोबिया है। इसके बाद देखो एथिक्स का थोड़ा सा पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। देखो इस हफ्ते तो हमने थोड़ा धीरे धीरे डिस्कस किया, धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ाएंगे। आज हम जानेंगे एथिक्स और मोरालिटी के बीच में डिफरेंस क्या है। वैसे कुछ और टर्म्स भी होती है, जैसे एथिक्स और रिलीजन के बीच में क्या डिफरेंस है, एथिक्स और लॉ के बीच में क्या डिफरेंस है, यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी पूछे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एथिक्स और मोरालिटी के बीच में डिफरेंस, क्योंकि बहुत बार बच्चे ना कंफ्यूज कर जाते हैं, मतलब दोनों टर्म्स को ना इंटरचेंज कर लिया जाता है। एथिक्स की जगह मोरालिटी यूज़ कर ली जाती है और मोरालिटी की जगह एथिक्स यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन डिफरेंस है। एथिक्स तो हमने डिस्कस कर लिया, सोसाइटी में जो स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बेस पे सही और गलत की पहचान होती है, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स जिसके बेस पे अगर कोई काम करे तो उसे सही माना जाता है, अगर उस स्टैंडर्ड के हिसाब से काम ना करे तो उसे गलत माना जाता है। जैसे बड़ों का सम्मान करना, ये एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है। अब कोई ऐसा नहीं करेगा, इसके उल्ट जाके काम करेगा तो उसे गलत माना जाता है। मोरालिटी क्या है, क्या डिफरेंस है? सबसे पहली चीज़ देखो, मोरालिटी ना एक सिस्टम है। किस चीज़ का सिस्टम है? ये सिस्टम है प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ का। किस चीज़ का सिस्टम है? ये प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ का सिस्टम है। ये आपके ना अंदर का कंपस है। एथिक्स किस चीज़ पे फोकस करता है? सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेड है, क्या एक्सेप्टेड नहीं है, उसके बेस पे सही और गलत एक्शन कोई माना जाता है। लेकिन मोरालिटी ना, ये आपके अंदर का कंपस है, जो आपको हमेशा बताता है क्या सही है क्या गलत है। ये आपके जमीर की आवाज है, समझ गए? एथिक्स में क्या है? एथिक्स में उस चीज पे फोकस होता है कि सोसाइटी को क्या एक्सेप्टेड है। मोरालिटी में क्या होता है? आपको अंदर से क्या एक्सेप्टेड है, ये है। समझ गए? भले ही पूरी दुनिया आपको खिलाफ हो, भले ही दूसरे लोग माने या ना माने, लेकिन आपकी इनर कन्विक्शन अगर कुछ कहती है ना, उसके बेस पे आप फैसला लेते हो, तो वो मोरालिटी है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे देखो, सीट बेल्ट का डायलेमा है। सोचो आप कार चला रहे हो, आप सीट बेल्ट पहनते हो, क्यों? अगर देखो आपने सीट बेल्ट इसलिए पहना क्योंकि आपको लगता है कि यार मेरे बच्चे भी हैं, मेरा परिवार भी है जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए मुझे सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, आपको परिवार की चिंता है, तो ये आपका ना पर्सनल प्रिंसिपल है। अब देखो, जो मैंने बोला था ना, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज का सिस्टम, मोरालिटी, ये पर्सनली आपको लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कानून के डर के चलते सीट बेल्ट पहनते हैं, वहां पे फिर वो मोरालिटी नहीं है। एक और बढ़िया एग्जांपल देता हूं, स्लेवरी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब देखो, आज से 200 साल पहले ना यूएसए समेत यूरोप के देशों में ना स्लेवरी गलत नहीं थी, सोसाइटी में एक्सेप्टेड थी। मतलब कोई एक पर्सन दूसरे का स्लेव होता तो इसे समाज में अनएथिकल नहीं माना जाता था उस समय। लेकिन देखो, उस समय भी कुछ लोग थे जिनकी सोच ऐसे थी, जो अंदर से जिनकी आवाज आती थी कि यार नहीं, मतलब मैं दूसरे इंसान से काम नहीं करवाऊंगा। तो मोरालिटी थी वो, उनका इनर कन्विक्शन था कि नहीं,
सोसाइटी में बेशक स्लेवरी को गलत नहीं माना जाता था, फिर भी उस समय कुछ लोगों में ये सोच थी कि नहीं यार, मैं किसी दूसरे इंसान से काम नहीं करवाऊंगा, उसे एज ए एंड इस्तेमाल नहीं करूंगा। समझ गए? अभी भी आपको डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ ना, तो बिल्कुल आसान भाषा में क्लियर कर देता हूं, एथिक्स और मोरालिटी के बीच में डिफरेंस आखिरकार है क्या। सबसे पहली चीज, एथिक्स ये ग्रुप में एक्सेप्ट होता है। किस में एक्सेप्ट होता है? ग्रुप में। जैसे मेडिकल एथिक्स है, मेडिकल एथिक्स सभी डॉक्टर्स के लिए है। जर्नलिज्म एथिक्स हैं, सभी जर्नलिस्ट उसे फॉलो करते हैं। ये ग्रुप का कोड होता है। एथिक्स किसका कोड होता है? ग्रुप का कोड होता है। जबकि मोरालिटी ये देखो इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। एक डॉक्टर की पर्सनल मोरालिटी ये हो सकती है कि वो एबॉर्शन के खिलाफ हो, भले ही मेडिकल एथिक्स उसे अलाउ करते हैं एबॉर्शन को, लेकिन एक डॉक्टर की अंदर से मोरालिटी ये बोल सकती है कि नहीं यार, एबॉर्शन मैं नहीं करूंगा। तो मोरालिटी जो है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है और ग्रुप में एक्सेप्ट होती है एथिक्स। दूसरे नंबर पे एथिक्स जो है वो बाहर से आते हैं। जैसे सोसाइटी में जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं वो बाहर से आए ना। समाज में क्या एक्सेप्टेड है? स्लेवरी समाज में एक्सेप्टेड थी, वो बाहर से आए। सोसाइटी बनाती है ये जो एथिक्स होते हैं। जैसे सिविल सर्वेंट्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। लेकिन देखो दूसरी तरफ जो मोरालिटी है वो अंदर से आती है। कहां से आती है? अंदर से आती है। इसके बाद नेक्स्ट कोडिफिकेशन है। एक जो एथिक्स होता है ना, वो आपके कंडक्ट को गाइड करता है। जैसे मेडिकल एथिक्स डॉक्टर्स के कंडक्ट को गाइड करता है। और देखो एक ग्रुप में आपको कैसे बिहेव करना है वो बताता है एथिक्स। सोसाइटी में, ग्रुप में आपको कैसे बिहेव करना है। बट मोरालिटी जो होती है ना, वो आपके कैरेक्टर से जुड़ी होती है कि आपका चरित्र कैसा है, आप अंदर से कैसे इंसान हो, हु यू आर। ये होता है मोरालिटी। समझ गए ना? मोरालिटी मतलब पर्सनल होती है और एथिक्स पब्लिक होते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हमने समझ लिया एथिक्स और मोरालिटी के बीच में। मुझे ये बताओ, आपको समझ में आ रहा है या थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं मैं? बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, ताकि उसी हिसाब से हम चेंज कर लें। लास्ट में देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले फूड सेफ्टी वाला आर्टिकल डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया कि देखो 1954 में जो एक्ट था ना, वो तो सिर्फ ये देखता था खाना मिलावटी है या नॉन मिलावटी है। 2006 में नया एक्ट आया जिसने स्टैंडर्ड्स थोड़े ठीक किए। क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर देखो रेजिड्यूज हैं पेस्टिसाइड्स के, अगर फ्लेवर ऐड किया गया है और ओवरडोज नहीं है, लिमिटेड अमाउंट में है, तो उसको फिर एडल्ट्रेटेड फूड नहीं कह सकते। तो स्टैंडर्ड्स ठीक किए। लेकिन राइटर बोलते हैं स्टैंडर्ड्स तो ठीक किए, बट वो वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स को कॉपी पेस्ट कर लिया। जबकि हमारे देश में ना डाइट इनटेक नहीं देखा गया। अब वीट हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उससे ज़्यादा एक्सपोजर हो सकता है, तो वो डरने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे इंडिया में ना डाइट संबंधित डेटा नहीं है। MRL मिनिमम जो रेजिड्यूज लिमिट है वो वेस्टर्न स्टैंडर्ड की हमने कॉपी पेस्ट कर ली। यहाँ पे हालात अलग हैं, क्लाइमेट अलग है, टेम्परेचर अलग है, लोगों की डाइट अलग है, पैटर्न अलग है। तो हमें हमारे स्टैंडर्ड्स ड्रा करने चाहिए थे। MSG वाला केस बताया। कई बार कम्युनिकेशन रिस्क रहता है। कम्युनिकेशन रिस्क मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगर मान लीजिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स लूज कर देना, मीडिया ऐसा दिखाती है कि ये जहर है, जबकि देखो साइंटिफिक स्टडीज़ ये कहती हैं कि कोई जहर नहीं है, एक्सेप्टेड है। MSG वाला एग्जाम्पल दिया जाता है। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया। फिर हमने आर्टिकल डिस्कस किया स्टैम्पीड वाला, किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नहीं था अथॉरिटीज़ के बीच में, कैओस था, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए ताकि आगे से इस प्रकार की घटनाएं ना हो। भारत में बार बार स्टैम्पीड की घटनाएं होती हैं, लेकिन हम जागते नहीं हैं, निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। और ये जो बेंगलुरु में हुआ, इससे तो देखो स्ट्रॉन्ग लेसन्स जरूर सीखने चाहिए। फिर हमने इमिग्रेशन वाला आर्टिकल डिस्कस किया। USA में 12 देशों से आने वाले इवन लीगल माइग्रेंट्स पे रोक लगा दी। ट्रंप ने बोला कि इससे क्राइम कम होगा USA में, और वीज़ा ओवरस्टे कर जाते हैं वो नहीं होगा। राइटर बोलते हैं देखो यार, USA के जो अलाय कंट्रीज़ है ना, इजिप्ट जैसे, स्पेन जैसे, वहाँ से बल्कि ज़्यादा लोग वीज़ा ओवरस्टे करते हैं। और USA तो वो देश था
जो बड़ी बड़ी बातें बोलता था, हम प्लूरल कंट्री हैं, सभी सेक्शंस के लोग यहाँ पे, उनका स्वागत है, आप आइए, वैल्यू सेम होनी चाहिए, बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कोई किस धर्म से है। लेकिन अब यूएसए वो पहले वाला यूएसए नहीं रहा। जिन प्रिंसिपल्स पर यूएसए का निर्माण हुआ था वो प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, और बल्कि 12 देश में से कुछ तो ऐसे हैं जहाँ पे यूएसए की वजह से वहाँ के हालात ख़राब हुए और वो भागकर अपनी जान बचा के यूएसए जाना चाहते हैं, बट यूएसए आने नहीं देता। तो ये हमने डिस्कस किया। लास्ट में ये फूड सेफ्टी सिस्टम वाला आर्टिकल आपको अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।